So, audible? Am I audible? Yes, sir. So हम लोग वोल्टेज करंट्स और ये सब देख चुके थे। अब नेक्स्ट हम लोग ना कंपोनेंट्स पे आते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स देखो, कंपोनेंट्स ना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर नेटवर्क का। देखो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा ना, सर्किट बेसिकली क्या होता है ना, एक क्लोज्ड पाथ होता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी चीज होगा ना, वो किससे मिलके बना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या फिर उनको एलिमेंट्स से बोलते हैं, उनसे मिलके ही बना होगा। ठीक है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और नेटवर्क इज नोन एज कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या है कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब मैं जैसे मैं बोलूँ कि कोई घर है, वो घर किससे बनता है? ईंट से बनता है, राइट? तो ईंट उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ऐसे ही आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, वो किस में उसमें कंपोनेंट्स जरूर होंगे। उनको ना हम दो कैटेगरी में नॉर्मली डिवाइड करते हैं। एक हमारा कैटेगरी होता है पैसिव कंपोनेंट्स का, पैसिव कंपोनेंट्स का, और दूसरा कैटेगरी होता है हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स का, एक्टिव कंपोनेंट्स का। ठीक है, ये दो कैटेगरी होते हैं हमारे कंपोनेंट्स के। कंपोनेंट्स का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा उसमें ये दो चीजें प्रेजेंट होंगी। मतलब कंपोनेंट एटलीस्ट प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब कंपोनेंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो, जो पैसिव कंपोनेंट्स होता है ना, पैसिव अगर मैं इसको डिफाइन करूं, पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं ना कि ये एनर्जी को सप्लाई नहीं कर सकते। ये खुद से एनर्जी को सप्लाई नहीं कर सकते। मतलब मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो पैसिव कंपोनेंट्स है ना, ये खुद से किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, खुद से, मतलब अपने उससे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, ये एनर्जी कंज्यूम करेंगे, एनर्जी डिलीवर नहीं करेंगे। हमेशा ही क्या करेंगे, एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लोग पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स which are not able to deliver or release energy. ओके, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर पैसिव कंपोनेंट्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस या फिर एम्पलीफाई नहीं करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस या फिर एम्पलीफाई खुद से नहीं कर पाते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग पैसिव कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा, वो है, मैं आपको जो मैंने बुक बताया था एन एन भार्गव वाला, उसका मेरे पास पीडीएफ है। आई शेयर इट टू यू। ओके, मैं इसको शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी साथ साथ आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स ना एन एन भार्गव में दिए हुए हैं, और बाकी के चैप्टर्स आपके लिए उसको बॉयल स्टड की बुक को फॉलो कर लेना। ठीक है, जो लोग इंग्लिश को फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज आपके हिंदी बुक्स में ये सब होगा। ठीक है, तो हिंदी बुक में जो भी आप फॉलो कर रहे हो, हिंदी बुक में सब ये है, लेकिन कुछ लोग एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करते हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि वो एनर्जी को खुद से डिलीवर नहीं कर सकता, खुद से एनर्जी या फिर पावर को खुद से डिलीवर नहीं या फिर सप्लाई नहीं कर सकता किसी दूसरे चीज को। ठीक है, तो इसके पैसिव कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? पहला एग्जाम्पल होता है रजिस्टर। ठीक है, पहला एग्जाम्पल जो होता है उसको बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। तीसरा एग्जाम्पल होता है उसको बोलते हैं इंडक्टर। ठीक है, तो ये तीन जो होते हैं आपके क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अगेन, पैसिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स who are not able to amplify, magnify or process electrical signal on their own। ठीक है ना, अपने खुद से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई, मैग्नीफाई या फिर प्रोसेस नहीं कर सकते। या फिर दूसरा डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपके पैसिव कंपोनेंट्स आर दोज, कि जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि खुद से एनर्जी एनर्जी इंडिपेंडेंटली सप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं रादर देन कि वो सप्लाई करें। ठीक, तो ये आपके पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसमें जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर,
ठीक है। तो रजिस्टर कैसे बनता है रजिस्टर? तो सपोज करो कोई एक वायर है, रेजिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं? जैसे मैं बोलूँ ये वायर है कैसे, ठीक है, सपोज करो ये वायर है ऐसे। अब मैं बोलूँ कि इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, वायर का रेजिस्टेंस। तो आपको पता होगा रजिस्टर, रजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस, रजिस्टर जो होता है ना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसा एलिमेंट होता है जो क्या करता है, क्या प्रोवाइड कराता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। जैसे हमने प्रॉपर्टी देखा था ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता था, रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, यही देखा था हमने, उसके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो उसके लिए जो कंपोनेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, ठीक है ना। मतलब रेजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और कोई भी चीज का, कोई भी एक वायर है इसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर, ये होता है सिंपली रो एल बाई ए, ठीक है। अगर मैं कोई वायर दे दूं आपको, बोलूं कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो कैसे निकलेगा, उस वायर का कोई लेंथ होगा, ठीक है ना, जो आप वायर ये करोगे उसका कोई लेंथ होगा, और उसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये जो एरिया होगा कुछ, ठीक है, ठीक है। और उस जो जो भी मटेरियल का वायर होगा, जैसे मान लो मैंने आपको कॉपर का वायर दे दिया, ठीक है, कॉपर का वायर दे दिया, या फिर एल्यूमिनियम का वायर दे दिया, या फिर सिल्वर का वायर दे दिया, तो उसका क्या होगा, उसका एक रेजिस्टिविटी होता है, जो भी वायर होता है ना उसकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, रो से इंडिकेट करते हैं, रो, ठीक है। तो एक आपको पैरामीटर्स पता होंगे, एल पता होगा, ए पता होगा और रो पता होगा, तो उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है ओम, वो एच एम लिखते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ओम, ऐसे, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करो, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है, ऐसे आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपसे बोलूं कि किसी सर्किट में, जैसे मान लो कोई एक सर्किट है, या फिर कोई सिंपल सा ऐसे मान लो एक आर है हमारा, और आपने, मैं बोलूँ आर की वैल्यू पता करनी है, और आपने क्या किया, एक बैटरी लगा दिया वी वोल्ट का। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ पे, और सपोज करो जब जैसे ही आपने वी वोल्ट की बैटरी लगाई, तो उसमें क्या होगा, उसमें आई करंट फ्लो होने लगा। तो आपको ओम्स लॉ का पता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या यस सर। कहता है, ओम्स लॉ ये बोलता है कि जो वी है वो किसके बराबर होगा, आई आर के बराबर होगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी अपॉन वी आई, अपॉन आई। ठीक है। तो मैं आपसे वी बोलूँ, बाई। मैं आपसे बोलूँ कि आपको मैं कोई एक रेजिस्टेंस दे दूं ऐसे, ठीक है, एक ऐसे रेजिस्टेंस दे दिया मैं आपको, और मैंने बताया नहीं कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कैसे इसकी वैल्यू निकालोगे, आप क्या करोगे, सिंपल एक वोल्ट मीटर लोगे, वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्ट मीटर सॉरी, एक बैटरी लोगे, बैटरी ले लो, सपोज करो वी वोल्ट की बैटरी ले लिया आपने। अब उस वी वोल्ट की बैटरी को क्या करोगे, आर से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। अब आर से कनेक्ट कर दिया आपने, तो जैसे ही वी वोल्ट की बैटरी को आर से कनेक्ट करोगे, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, ठीक है। यस अब सर। करंट फ्लो होने लगेगा, तो इस करंट को हमको क्या करना है, मेजर करना है। तो करंट मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वो एमीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे एमीटर हमेशा ना सीरीज में, अभी हम बताएंगे सीरीज पैरेलल क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे, यहाँ पे ना हम एक एमीटर लगा देंगे। वो एमीटर क्या करेगा, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। ये क्या कर लेगा, करंट मेजर कर लेगा यहाँ पे, और हमको वोल्टेज, जो बैटरी लगाई है उसका वोल्टेज पता ही है, तो हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जो भी वोल्टेज लगाया होगा, जो भी बैटरी लगाई होगी उसका वोल्टेज, और डिवाइडेड बाई जो एमीटर की जो रीडिंग होगी उसका, तो उससे क्या पता चल जाएगा, हमको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप रेजिस्टेंस पता कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया, यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक चीज देखो, हमने क्या लिखा है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें ए वैलिड होता है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है ना, वी इक्वल्स टू आई आर। अब इस इक्वेशन को अगर मैं मान लूँ, ये सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, मतलब इस इक्वेशन को ड्रॉ करना चाहूँ, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, पढ़ा है, यस सर। कहाँ पढ़ा है, यस सर। मैथ में। मैथ्स में पढ़ा है, ये किस चीज का इक्वेशन है, लाइन। हम्म,
लाइन किस चीज का इक्वेशन है? हेलो, लाइन का सर। लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, ये लाइन अगर ऑरिजिन से पास हो, ठीक है ना, ऑरिजिन से अगर ये लाइन पास हो, ठीक है, तो क्या होगा फिर इक्वेशन में क्या चेंज होगा? ऑरिजिन से रहेगा तो सर पूरा 0 हो जाएगा। हाँ, 0 हो जाएगा सर। क्या जीरो होगा? वैल्यू सर किस तब ये वैल्यू कि दोनों की। मारेगा कि वो y एक्सिस की तरफ, मतलब उसके बाद ओरिजिन अरे से y एक्सिस की मतलब ओर वेट जा रहा है। वेट वेट 1 सेकेंड, मैं क्या पूछ रहा हूँ पहले ये सुनो। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ए वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि वो लाइन अगर ऐसे पास हो, ऐसे ऐसे पास हो, ये वाई एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन का इक्वेशन बताओ क्या होगा? एक्स वाई इक्वल टू 0। बताओ, कौन बताएगा? ये तो हाई स्कूल का है मैथ्स, 9th का। ये अगर लाइन है, लाइन ऑरिजिन से पास हो रहा है, ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है? ऑरिजिन जानते हो ना, ऑरिजिन ये पॉइंट होता है यस ना, सर। ठीक है। तो अगर ये लाइन ऑरिजिन से y पास इक्वल टू हो, एम एक्स एग्जैक्टली, तो क्या आ जाएगा? c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0। अरे यार, तुम यहाँ पे ऐसे भी तो रख सकते हो ना, ऑरिजिन से पास होने का मतलब यस क्या सर, होगा? यस सर। y की भी वैल्यू 0 रख दो, x की भी वैल्यू 0 रख दो, यस तो सर। c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बस। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? mx आ जाएगा, ठीक है। एम एक्स तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? y इक्वल्स टू, ये जो लाइन होगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? y इक्वल्स टू mx, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को ना मैंने c0 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, c हमने यहाँ पे 0 कर दिया। अब इसी चीज को मैं इसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंपेयर करो, मतलब अगर ऐसे मैं कुछ करूं और इस चीज को मैं लिख दूं वोल्टेज, मतलब y एक्सिस को मैं क्या मान लूं? y एक्सिस को मैं क्या मान लूं? वोल्टेज मान लूं। और x एक्सिस को मैं क्या मान लूं? करंट मान लूं। ये हमारा हो गया करंट। तो r क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? लाइन को। लाइन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। जो r होगा वो क्या होगा? स्लोप होगा। m क्या होता था? यस। स्लोप ही तो होता था ना। यस सर। m क्या होता था? स्लोप होता था, ठीक है। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और स्लोप की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू, बी बाई आई। हाँ, v बाई आई, एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब क्या है, अगर कोई आपको ग्राफ दे दे, कोई ग्राफ दे दे वोल्टेज और करंट का, ऐसे वोल्टेज का और ऐसे करंट का, और उसमें कोई ऐसे कोई ग्राफ दे दे ऐसे जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और बोले कि रेजिस्टेंस बताओ, तो आप निकाल सकते हो ना रेजिस्टेंस। यस सर, यस सर। क्या करोगे? सिंपली यस सर। उसका क्या निकाल लोगे? स्लोप निकाल लोगे, और स्लोप भी क्या हो जाएगा? आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया कुछ? कौन है? आवाज आ रही है यार, कौन है? अच्छा ये बताओ, तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठते हो या नहीं? यस सर, बैठते हैं। ऐसे बैठते हैं। सुनने से कुछ होगा क्या? नहीं, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो मैं बताता हूँ नोट कर लिया करो। ओके, तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा हमारा क्या था इसमें? और बीच बीच में बोलते रहो, नहीं तो मुझे लगता है फिर कि सो गए हो तुम लोग। कैपेसिटर। दूसरा हमारा क्या था? कैपेसिटर। कैपेसिटर। और ट्राई करो ना कि कहीं ऐसी जगह बैठो जहाँ पे डिस्टरबेंसेस कम हो। बहुत आवाज आ रही है। दिव्या पहले करो। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर, देखो क्या होता है।
कैपेसिटर ना हमेशा क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। जो चार्ज हमने देखा था, चार्ज किस टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज को स्टोर करता है कैपेसिटर, क्या करता है, चार्ज को, या फिर ऐसे बोल सकते हो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को। क्योंकि कोई चीज चार्ज को स्टोर कर रहा है तो करंट भी तो हो सकता है ना स्टोर, क्योंकि जो भी चार्ज एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम जो होता है वो क्या होता है, करंट होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, टाइम होता है, सॉरी करंट होता है। तो जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, स्टोर करता है। और स्टोर किसके फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब जो कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है, देखो कैपेसिटर ना दो प्लेट्स होती है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। एक तो पहला तो नाम इन लोगों का पता नहीं कौन कौन सा, B102 ये कौन है, नाम ही नहीं करोगे तो मैं अटेंडेंस लेता हूँ यही नाम चढ़ के आएगा, फिर फालतू का ही हो जाएगा तुम लोगों का। मैं जो तुम लोग क्लास करते हो ना, यही नेम से, जिस नेम से क्लास करते हो वही नेम होगा अटेंडेंस में। और मैच नहीं करेगा फिर मार्क्स वार्क्स अपना देख लेना, अटेंडेंस में फिर 0 हो जाओगे। इसलिए अपना उसमें मैंने अलाउ कर रखा है, आप नाम चेंज कर सकते हो, जो एक्चुअल नेम है वही रखना। अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं कौन राजा हिंदुस्तानी ज्वाइन किया था, तो ये सब नाम रखोगे तो फिर राजा हिंदुस्तानी को ही नंबर मिलेगा। एनीवेज, तो जो भी कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैपेसिटर होता क्या है, देखो अगर आपके पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, अगर मान लो दो प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट का मतलब ऐसा प्लेट जो कि कंडक्टर से मिलकर बना है। जैसे मान लो एक प्लेट ए हो गया, ठीक है, एक प्लेट ए हो गया और एक दूसरा प्लेट ऐसे, ठीक है। अभी दो कंडक्टिंग प्लेट्स को आप पैरेलल ऐसे रखोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली कैपेसिटर बन जाता है। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये कैपेसिटर बन जाएगा। ये प्लेट से हो गया, ये दो प्लेट्स ऐसे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका कैपेसिटर बन जाएगा। और जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी ना, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी क्या होती है, एप्सिलॉन ए बाई डी। डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी परमिटिविटी होगा, मटेरियल की जो परमिटिविटी होगी उसको हम लोग एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। मटेरियल कौन सा मटेरियल, इन दोनों के बीच, दोनों प्लेट्स के बीच का जो मटेरियल होगा, मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में ऐसा भी आप कर सकते हो कोई मटेरियल ना रखो। तो उस केस में जो जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, एक्चुअली में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, लेकिन अगर आपने इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं रखा है, मतलब एयर है, तो उस केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो उस केस में अगर फॉर एयर मीडियम, ध्यान रखो ये मीडियम किस, कौन सी बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, मीडियम किसके, मीडियम की जो दोनों प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स कैसे हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है ना, कंडक्टर के बने हुए, मेटल के। ठीक है, ये दो मेटेलिक प्लेट्स के बीच में जो कुछ भी है ना, उसी को हम मीडियम बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो मीडियम एयर है, हवा है, मतलब कुछ भी नहीं है उसके बीच में, तो उस केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होगी। तो उस केस में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, जो परमिटिविटी जो होता है ना, एक कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब जो डी है, डी क्या होता है, जो प्लेट्स है ना इनके बीच का डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस। ठीक है, डी होता है इनके बीच का डिस्टेंस। और ए क्या होता है, जो ये प्लेट है ना, इसका एरिया होता है, प्लेट्स का एरिया होता है, ध्यान रखना। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट्स। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों चीजें पता हो तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। और ये जो कैपेसिटेंस होगा वो, उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है फैरड। ठीक है ना, उसका यूनिट क्या होता है, फैरड होता है। फैराडे। ठीक है, अब देखो एक और चीज देखो, जो कैपेसिटर होता है ना, मैंने क्या बोला, कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, मतलब क्यू को स्टोर करता है। तो जो चार्ज स्टोर होता है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो आपके प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल।
किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो भी चार्ज होगा वो वोल्टेज के, मतलब जो भी अप्लाई करोगे ना वोल्टेज, जैसे मान लो एक कैपेसिटर है आपका, कैपेसिटर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, और आप यहाँ पे सपोज कर आपने एक वोल्टेज लगाया, ठीक है, इस कैपेसिटर के अंदर जो भी चार्ज स्टोर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो भी आपने वोल्टेज लगाया है इस कैपेसिटर के अक्रॉस उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करो तो क्या होगा? C टाइम्स V हो जाएगा, ठीक है ना। और जो C है वो क्या होता है आपका? कांस्टेंट, कांस्टेंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। अब एक चीज देखो, तुम लोग डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ चुके हो? कैलकुलस पढ़ चुके हो तुम लोग? नो सर। कैलकुलस नो नहीं सर। पढ़े? चलो नो कोई सर। नहीं, मैं एक काम करता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या है ना कि अब इस जो भी Q है ना, इसको मैं अगर डिफरेंशियल फॉर्म में रखूं, मतलब एक्चुअल में क्या है, इसको मैं लिखूं ऐसे dq, मतलब dq का मतलब क्या है? चेंज इन q। अब मैं क्या करूं, इसको डिवाइड कर दूं dt से। dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन टाइम, ठीक है। dt का मतलब क्या होता है? मतलब dq का मतलब हो गया चेंज इन चार्ज, जो भी चार्ज है, ठीक है। और उसके बाद dt का मतलब है चेंज इन With टाइम। respect to time. हाँ, ठीक है। तो ए किसके इक्वल्स होगा? सी जो था, सी क्या था? बेसिकली कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो वो तो चेंज होगा नहीं, तो वो आपका सी ही रहेगा। और आप जब आपने चार्ज को चेंज किया है तो क्या होगा? वी भी चेंज होगा, यानी ये क्या होगा? ये भी डी वी अपॉन क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज ना आगे आप फर्दर इसको आप लिख सकते हो, और डी क्यू बाई डी टी जो होता है ना, वही होता है आपका करंट, ये होता है आई। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। T. तो ये आपका रिलेशन होता है कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट का, ठीक है। आपको याद होगा जब हम वोल्टेज और करंट का रिलेशन पढ़ रहे थे किसमें? रेजिस्टेंस में, तो क्या होता था? V इक्वल्स टू आई आर होता था। इसमें क्या है कि I इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी है कैपेसिटर में, ठीक है। समझ में आया इतना? Yes sir. Yes, sir. ठीक है। इसमें एक स्टेप और फर्दर बढ़ूं मैं, अब पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, बट देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ उस ये कर लो, आगे तुमको जब अगले सेमेस्टर में तुम मैथ्स पढ़ोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ना मैथमेटिक्स में ना जो d बाई डी टी होता है ना, आप कैलकुलस उसको पढ़ोगे तो ये जो d बाई डी टी को ना हम लोग j ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी कैसे रिप्लेस करते हैं, क्यों रिप्लेस कर सकते हैं, ये हम अभी डिफाइन नहीं करेंगे, हम बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए बस मेरे ऊपर बिलीव करके हंसे मान लो कि डी बाई डी टी को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? जे ओमेगा से करेंगे। यहाँ पे जे क्या है ना, जे जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता था ना, यार किसका माइक हो रहा है? देखो जो डी बाई डी टी है ना, वो किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? जे ओमेगा से। जैसे आपको पता होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको कैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग? एक्स प्लस जे वाई करते हैं, अगर किसी को आइडिया हो, मे बी आई वाई या फिर जे वाई, ठीक है। Yes ऐसे, sir. ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये जो है इमेजिनरी पार्ट होता है और ये हमारा रियल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल में क्या है ना, इलेक्ट्रिकल में ना आई जो लेटर होता है ना, वो रिजर्व किसके लिए होता है? करंट के लिए। इसीलिए हमको अगर इमेजिनरी चीज दिखाना होता है ना, तो आई ने यूज करके क्या यूज करते हैं? जे यूज करते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग नॉर्मल मैथ्स में इमेजिनरी नंबर को हम लोग नॉर्मल मैथ्स में क्या करते हैं? इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई प्रीफिक्स लगा देते हैं, ठीक है, उसमें तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि जो आई जो लेटर है ना, वो किसके लिए रिजर्व है? करंट के लिए है। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि आ, हम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यानी फिर इमेजिनरी नंबर आएगा, उस इस इमेजिनरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जे क्या है? बेसिकली एक इमेजिनरी शो कर रहा है, जो जे ओमेगा है एक इमेजिनरी क्वांटिटी शो कर रहा है, ठीक। ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एंगुलर
Angular frequency. फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं हम लोग 2 पाई एफ। एफ क्या होता है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये हर्ट्ज में होता है, ठीक है। Yes, sir. तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, देखो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि डी बाई डी टी को किससे रिप्लेस करना है? जे ओमेगा से करना है। अब इस चीज को जो हमने अभी लिखा था, क्या लिखा था देखो पहले, आई इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी लिखा है ना। तो देखो हमने लिखा था आई इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। अब इसमें जो डी बाई डी टी है उसको किससे रिप्लेस करना है हमको? जे ओमेगा से करना है, तो कर लो। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी, और डी बाई डी टी को करोगे जे ओमेगा, Yeah. और ए है वी, ठीक है। अब मैं क्या करूं, यहां से अगर मैं रेशियो निकालूं वी और आई का, तो वी बाई आई जो है ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन जे ओमेगा सी आएगा ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जो कैपेसिटर या फिर इंडक्टर्स में ना, ये जो कैपेसिटर है और इंडक्टर में, जैसे रेजिस्टेंस में वी बाई आई के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो इसमें बोलेंगे कैपेसिटर में ना, इसको एक्चुअली देखो इसमें जे लिखा हुआ है, यानी ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। काम वही है, सेम रेजिस्टेंस वाला ही काम है। ये भी क्या करेगा? करंट के फ्लो को अपोज करेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये क्वांटिटी क्या है? हमारा इमेजिनरी क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ना बोल के क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस बोलेंगे। मतलब कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस इमेजिनरी क्वांटिटी होता है तो उस केस में उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, तो इसको इंडिकेट हम करते हैं जेड से। तो हम लोग जेड सी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? 1 अपॉन जे ओमेगा सी। अब ये जो तीनों चारों फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होने चाहिए। कोई भी पूछे तो आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला ये हो गया कैपेसिटर का, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये रहा करंट वाला, और तीसरा फॉर्मूला हमारा ये रहा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपके एकदम, यू शुड बी कंफर्टेबल विद इट, ओके। तो जो जेड सी है, जेड सी क्या इंडिकेट कर रहा है? सी क्यों लगाया? सी लगाया इसलिए क्योंकि ये कैपेसिटर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है? वो उसका भी डेफिनेशन रेजिस्टेंस ही होता है, रेजिस्टेंस ही जैसा होता है, बस अंतर ही होता है, अंतर बस आपका ही होता है इसमें कि क्या इंडिकेट करता है? एक इमेजिनरी क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको हम नाम चेंज कर देते हैं, रेजिस्टेंस ना बोल के इसका नाम हम इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा एलिमेंट था, जो तीसरा एलिमेंट है इंडक्टर है, इसको जल्दी से कर लेते हैं, इंडक्टर, ठीक है। अब इंडक्टर भी क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है ना। इंडक्टर भी क्या करता है? इंडक्टर भी क्या करता है हमारा? एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज एनर्जी को स्टोर करता है बट मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में, यस, ठीक है ना। स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमारे पास इंडक्टर कैसे का सिंबल क्या होता है हमारा? ऐसे होता है इंडक्टर का सिंबल, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है इंडक्टर में, कि हम किसी भी वायर को ना, किसी भी वायर को इंडक्टर बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी वायर अगर होगा तो हम उसको इंडक्टर बना सकते हैं, बस उसको क्या करना होगा? हमको टर्न करना होगा, ठीक है। मतलब ऐसे रोटेट कर देना होगा, क्वाइल बना देना होगा उसका, तो वो क्या बन जाएगा? इंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा। किसी भी वायर को, कोई भी कंडक्टिंग वायर है, अगर मेटेलिक वायर है, तो यू कैन मेक अ कंडक्टर आउट ऑफ इट, ओके, जस्ट बाई टर्निंग इट अराउंड, ओके। आप ऐसे रोटेट कर दोगे तो इंडक्टर बन जाएगा। अब जो उस इंडक्टर बनेगा उसका इंडक्टेंस जो होगा एल, वो क्या होगा? वो बराबर होगा म्यू, एक नंबर होता है म्यू, इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी,
परमेबिलिटी होगा म्यू, उसके बाद एन स्क्वायर, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और उसके बाद जो ए होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोटेशन और डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, देखो म्यू क्या है आपका, परमिएबिलिटी है। म्यू जो होता है वो सिंपली होता है म्यू नॉट और म्यू आर। ठीक है, अब जो जो वायर लिए हो ना आप, ऐसे वायर राउंड कर रहे हो, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो 21 चीज पे Number of turns. कौन से मीडियम पे घुमा रहे हो ऐसे। एक तो आप ऐसे ही बिना किसी मीडियम के ही, मतलब केवल एयर को भी मीडियम लेके उसके ऐसे घुमा दिया आपने वायर। ठीक है, उस केस में जो म्यू आर फॉर एयर, म्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फिर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट। अब म्यू नॉट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ठीक है, और n जो होता है, n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ Turn. टर्न्स। ठीक है, मतलब कितने टर्न, जैसे इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 है, ये 7 टर्न्स का है। ठीक है, ऐसे टर्न काउंट कर लोगे, वो आपका n है। ये क्या है, जो आपने ऐसे राउंड बनाया है ना, ऐसे ऐसे जो राउंड आप बनाते हो, इसका एरिया होता है, Area. एरिया। ठीक है, जो आप कॉइल बनाते हो ना, उस कॉइल का क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा। ठीक है, और जो एल जो है ना, वो लेंथ होता है किसका, ए वाला लेंथ। ध्यान ही देना है कि ऐसा नहीं कि उसको कॉइल जो आपने वायर लिया है उसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, और लेंथ जब मेजर करना होगा तो उसको खींच के सीधा करके लेंथ मेजर करके, ऐसा नहीं करना है। रोटेशन के बाद का जो लेंथ होगा, रोटेट करने के बाद का, वो एल होगा। ठीक है, और इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, हेनरी में आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एल इक्वल्स टू म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो एक और चीज, जैसे यहां पे आप एक चीज देखोगे कैपेसिटर के केस में, जो कैपेसिटर के केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक चीज देखो, जो आई है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, डीबी बाई डी टी, मतलब चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डीबी बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो इसमें क्या आ रहा है कैपेसिटर के केस में, जो कैपेसिटर है उसमें जो करंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन हमारा जो आपका इंडक्टर है उसमें क्या होगा, Inductor. इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होता है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसके उलट होता है। जैसे उसमें क्या था, आई किसके प्रोपोर्शनल था, चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो होता है एल। ठीक है ना, वो क्या होता है यहाँ पे, जो प्रोपोर्शनल को आप हटाओगे, जो कांस्टेंट आएगा, ये आपका कांस्टेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो आपका इंडक्टर केस में क्या होता है, V इक्वल्स टू एल डी आई ऑफ डी टी, मतलब चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम्स इंडक्टेंस विल गिव यू द वोल्टेज अक्रॉस इट। ठीक है, समझ में आएगा। तो ये आपका इंडक्टर का हो गया। ठीक है, अब आपको याद होगा जो हम लोग कैपेसिटर के केस में डी बाई डी टी को किससे रिप्लेस कर रहे थे, जे ओमेगा। जे ओमेगा, जे ओमेगा से कर रहे थे। इसमें भी अगर हम कर दें, देखो तो क्या आएगा, इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एल जे ओमेगा एल जे टाइम्स आई, यही आ जाएगा। या फिर एम्प्लॉय दैट क्या हो जाएगा, V अपॉन आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जे ओमेगा एल। Upon L. Omega. ठीक है, आपको याद है मैंने बोला था कि अगर वोल्टेज और करंट का रेशियो एक कॉम्प्लेक्स, एक इमेजिनरी नंबर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस बोलेंगे तो इम्पीडेंस इंडक्टर का इम्पीडेंस है, तो किससे इंडिकेट करेंगे, जेड एल से इंडिकेट करेंगे, और जेड एल इक्वल्स क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा, और इसके इक्वल्स क्या हो जाएगा, जे ओमेगा एल। ठीक है, तो ये आपके तीनों रिलेशन हो गए हमारे। ठीक है, समझ में आया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, No. नो सर। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस समझ में आ गया, Yes, sir. पक्का ना। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. हम लोग Yes, sir. यहीं पे अभी सेशन को क्लोज कर रहे हैं।
अगले टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम फिर फर्दर उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट, जैसे मैं आपको ऐसे कंपोनेंट दे दूं और पूछूं कि कौन सा एक्टिव है, कैसे पैसिव है, कैसे पहचानेंगे, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स के रेजिस्टेंसेस देखेंगे, ये सारा चीज करेंगे, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई Okay, कंफ्यूजन है sir. तो पूछ सकता है। नो सर, नहीं। हाँ नो सर। चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you.